Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pediatrics respiratory system. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्रूप। तो क्रूप और आपने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस इसको अच्छे से तैयार करना होता है। इसके डिफरेंस को आपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि एक ही एमसीक्यू आएगा। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा। यूएचएस इसको फॉलो करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है क्रूप या एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस कहते होते हैं। अब जो क्रूप होता है इसमें जो सब ग्लॉटिक एरिया है, सब ग्लॉटिक लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई, इसकी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, यानी सब ग्लॉटिक लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन और एडीमा होता है। इस एडीमा की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक हो गया। तो इसकी हिस्ट्री में ये ऐसे आता है कि पहले रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है, बल्कि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 1 2 3, इसका इन्फेक्शन होगा, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। उसके बाद आपको कफ देखने को मिलेगी जो कि बार्किंग कफ होती है और इंस्पायरेटरी स्ट्राइटर होता है। क्लिनिकल डायग्नोस होता है, एक्सरे करा लोगे तो आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये पॉइंट्स होते हैं। ये 6 मंथ्स लेकर 3 इयर्स में देखने को मिलता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है, बार्किंग कफ होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, हाई पिच इंस्पायरेटरी स्टार्टर देखने को मिलता होता है। एक्सरे करा लोगे तो आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने देना होता है हाई डोज इंट्रामस्कुलर डेक्सामेथासोन है। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो आपने नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन इस्तेमाल करना होता है। तो ये हो जाएगा, ग्रुप के सवाल हो जाएंगे। कॉमनेस्ट एटियोलॉजिकल एजेंट पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 1 2 3 है। जो रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस होता है उसने ब्रोंकियोलाइटिस करवाना होता है। चेस्ट एक्सरे करा लोगे, चेस्ट एक्सरे नहीं, एक्सरे नेक करा लोगे तो आपको स्टीपल साइन या सब ग्लॉटिक नैरोइंग देखने को मिलेगी। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ग्रुप? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशियल डायग्नोस होता है वो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। क्लियर। सही हो गया। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से भी देखने को मिल सकता है। जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है ये सुप्रा ग्लॉटिक स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस है जो कि स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। या फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन है, ये पेरिटोंसिलर एब्सेस है जिसके अंदर स्लाइविक ड्रोलिंग होती है, मफल्ड वॉइस देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहले हिस्ट्री या पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में आपने बार्किंग कफ और इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर की हिस्ट्री लेनी होती है। वैसे स्ट्राइडर तो एग्जामिनेशन में मिलता होता है। क्लियर। और ये चीज़ें आ जाएगी। एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक करा लोगे तो आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप बाकी बेस लाइन्स करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी है, एबीजीज करा लोगे तो उसमें आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। सैचुरेशन करा लोगे आप, ओके, पल्स ऑक्सीमीटर करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने हॉस्पिटलाइज करना होता है। मिस्ट थेरापी दोगे, भाप वगैरह दे दोगे, हॉट स्टीम फ्रॉम वेपराइजर और कोल्ड स्टीम फ्रॉम नेबुलाइजर, ऑक्सीजन थेरेपी दे दोगे। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डेक्सामेथासोन है और नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन होती है। इसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन केस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अगर पेशेंट वार्सन हो रहा है तो आपने इंट्यूबेशन करनी होती है। नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस 2 से लेकर 6 महीनों पे देखने को मिलता है, जबकि ग्रुप 6 महीनों से लेकर 3 सालों में होता है। 2 से लेकर 6 महीनों में होता है ब्रोंकियोलाइटिस। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ये रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से होता है। अब वायरसेस की वजह से है तो इसमें आपको लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। और प्रीवियसली चाइल्ड हेल्दी होता है और आपको एक्सपायरेटरी वीज देखने को मिलते हैं और हाइपर रेजिडेंट नॉट है। अब जो एक्सपायरेटरी वीज होते हैं और हाइपर रेजिडेंट नॉट होता है ये अस्थमा से भी मिलता जुलता होता है। दैट इज वाई आपने इसको अस्थमा से डिफरेंशिएट करना होता है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले आपको प्रोड्रोमल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि राइनोरिया, नेजल कंजेशन होता है, कफ होती है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया देखने को मिलता है, क्रैकल्स या वीजिंग आपको देखने को मिलती होती है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको कफ और फ्लू था 4 दिनों से, यानी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था। ठीक हो गया। उस 4 दिन के बाद क्या हो गया? अचानक उसका डिस्निया हो गया है और टेकिपनिया हो गया है। टेकिपनिया रिस्पिरेटरी रेट 80 है। अब ये भी याद रखना होता है कि 0 से लेकर 2 महीनों तक जो होता है ना, टेकिपनिया का जो आपने लैंडमार्क होता है वो 60 होता है। इसके और इन्फेंट में आपने 50 तक रट्टा मारना होता है और तकरीबन 5 साल तक आपने याद रखना होता है कि 40 तक होता है। और इसके बाद 5 साल से ऊपर है तो आपको 30 का लैंडमार्क याद रखना होता है। अब चूँकि ये 6 महीनों का है, इन्फेंट है, तो आपने देखना होता है 50 तक, तो इससे ज़्यादा है। चेस्ट एंड ड्राइंग है जो कि सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रही है। बायलैटरल ब्रोंकाई और क्रेपिटेशन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कैसे पिक करना है। अब ब्रोंकियोलाइटिस के रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रीमेच्योरिटी है, कंजेनिटल एनॉमली है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, या सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकियोलाइटिस भी इसमें आ जाता होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा और ब्रोंकोनिमोनिया को आपने रखना होता है। सही हो गया। निमोनिया और अस्थमा दोनों मिलते जुलते हैं। डायग्नोस कैसे बनाओगे? क्लिनिकल डायग्नोस होता है। बाकी सीबीसी करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी आपको एलिवेटेड मिलेगा। एक्सरे चेस्ट करा लोगे, वायरल कल्चर और वायरल सीरोलॉजी करा लोगे। मैनेजमेंट के अंदर इसकी जो मेन मैनेजमेंट होती है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। हाइड्रेशन देनी होती है आपने। सही है। इसके अलावा आपने सेलाइन नेजल ड्रॉप देने होते हैं, पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन देनी है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी है जो कि कोल्ड या कोल्ड होती है और ह्यूमिडिफाइड होती है, और एनजी फीडिंग देनी है। ओके। क्लियर। और इसके अलावा और क्या करना होता है?
वैसे स्टेरॉइड इसमें देते नहीं होते, लेकिन अगर हालत ख़राब होगी तो आप स्टेरॉइड भी दे सकते हो। इसके अलावा आपने ओरल नेज़ल सिक्रेशन को सक्शन करना होता है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, 3% नॉर्मल सलाइन या एपिनेफ्रिन नेबुलाइज़ेशन है। इसके अलावा एबीजीज़ को मेंटेन करना है। इसका मेन जो मैनेजमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर सीवियर हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीवियर है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तो उसमें आपने निमोनिक के हार, ओके, एच से हिलिऑक्स है, हिलिऑक्स आप सीपैप से दे सकते हो या टाइट फिटिंग मास्क से दे सकते हो, या फिर एस एंटीबायोटिक और आर से रिबाविरिन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाओ, इटियोलॉजिकल एजेंट है रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है। इसके अलावा पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, ये भी आ सकते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ के बता देता हूँ अगर आपको पिक करने में मुश्किल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्लू और कफ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लो ग्रेड फीवर, कफ और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, और बाकी बायलैटरल ब्रोंकाई और ओवर इन्फ्लेटेड लंग है, यानी ब्रोंकियोलाइटिस के दिए हुए, और आपने एज भी देखनी होती है, 6 मंथ्स में आपको देखने को मिलता होता है। निमोनिया पे आ जाती है। निमोनिया में आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, ब्रोंकियोलाइटिस में लो ग्रेड फीवर था। निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, सडन ऑनसेट होता है, राइगर्स और चिल्स देखने को मिलते होते हैं, शॉर्ट ड्राई पेनफुल कफ होती है, क्लियर। और पहले ड्राई कफ होती है, लेकिन वो म्यूकोपुरुलेंट कफ में कन्वर्ट हो जाती है। इन शॉर्ट निमोनिया में आपको म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम ही देखने को मिलेगा। प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, डल परकशन नॉट होता है, और क्रैकल्स आपको मिलते होते हैं निमोनिया के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया एज वाइज अगर देखा जाए तो न्यू नीट के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, फिर आपने डिवाइड करना होता है 5 साल तक। जो 5 साल तक होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उससे आगे 5 साल से या 6 साल से ऊपर में माइकोप्लाज्मा देखने को मिलता होता है। ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। लेकिन वायरस के अंदर देखा जाए तो रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। न्यू नेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ई कोलाई होता है, क्लियर। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमैटोसील स्टाफ ऑरियस की वजह से देखने को मिलता है। अब इसमें क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? निमोनिया वाले पेशेंट में सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन आपने चेस्ट एक्स-रे करानी होती है। बाकी इसके बाद आप बेसलाइन्स कराते होते हैं, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, एलएफटी, आरएफटी, ब्लड कल्चर, एबीजीज़ करा लोगे, स्पुटम की एग्जामिनेशन करोगे, जहाँ पे ग्राम स्टेनिंग या कल्चर करा लोगे, और पीसीआर करा लोगे, ओरोफैरिंजियल स्वैब का या प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन है। ट्रीटमेंट क्या था? निमोनिया की क्या ट्रीटमेंट होती है? अब निमोनिया की वजह से आईएमएनसीआई की रेटिंग भी करते होते हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई सिर्फ कफ है, कोई टेकिपनिया या चेस्ट एंड ड्राइंग नहीं है, तो वो नो निमोनिया है। अगर कफ के साथ टेकिपनिया या चेस्ट एंड ड्राइंग भी है, तो वो निमोनिया है। और अगर डेंजर साइन आ गया, डेंजर साइन के अंदर क्या-क्या होते हैं? पानी नहीं पी रहा, कन्वल्जन आपको देखने को मिल रहा है, लेथार्जी है, शॉक है, स्ट्राइडर है, सैचुरेशन कम हो गया है, तो ये वेरी सीवियर निमोनिया होता है। अगर सिंपल निमोनिया तो आपने होम केयर मैनेजमेंट करनी होती है, थ्रोट सूथिंग एजेंट देने हैं ताकि उसके कफ को रिलीव कर सके, और अगर ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है तो आपने कहना है कि वापस आ जाना है, और फॉलो अप अपने 5 या 2 डेज़ में रखना होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सीवियरिटी है। एंटीबायोटिक में एमोक्सिलिन इस्तेमाल करते हैं, एम्पिसिलिन पर जेंटामाइसिन है, और अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस आ जाती है तो एरिथ्रोमाइसिन आपने इस्तेमाल करनी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फीवर है और साथ में कफ भी है, डिस्निया भी हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चेस्ट मूवमेंट भी कम है, और होमोजेनस ओपेसिटी है, लोबार कंसोलिडेशन हो सकती है। तो डिफरेंशियल क्या है? निमोनिया और प्लूरल फीवर है। अब निमोनिया की हिस्ट्री में क्या मिलता होता है? निमोनिया की हिस्ट्री में ड्राई या प्रोडक्टिव कफ होती है, फटीग होती है, और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में कंसोलिडेशन होती है। जबकि प्लूरल फीवर में क्लिनिकल फाइंडिंग में रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी लाइक डिस्नी आपको देखने को मिलता है, और रेडियोलॉजिकल के अंदर मीडियस्टिनल शिफ्ट होता है, और ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा होता है। नेक्स्ट एक्यूट सीवियर अस्थमा। एक्यूट सीवियर अस्थमा को स्टेटस अस्थमैटिकस भी कहते हैं। अगर किसी को डायग्नोस किया है अस्थमा का, उसको सीवियर सिम्पटम हो रही है, तो आपने एक्यूट सीवियर अस्थमा लेबल करना होता है। अब इसके अंदर रिकरेंट एपिसोड होती है बायलैटरल वीजिंग, यानी वीजिंग होती है, बायलैटरल होती है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों में देखने को मिलती है। दूसरा अस्थमा के अंदर वीजिंग के अलावा डिस्निया होता है, जो कि रात के वक्त बहुत हो जाता है, और तीसरा कफ और चेस्ट टाइटनेस होती है। कफ यूजुअली ड्राई होती है, पेशेंट एफिब्राइल होता है, चेस्ट की टाइटनेस होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पल्सेस पैराडॉक्सिस है, अगर पल्सेस पैराडॉक्सिस आ रहा है तो कंफर्म है कि वो एक्यूट सीवियर अस्थमा है। हाइपर रेजोनेंट परकशन होता है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग है, और वेसिकुलर ब्लीडिंग होती है विद प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। तो ऑलमोस्ट आपने एमसीक्यूज पॉइंट नोट कर लेने होते हैं। ओके, तो एक्यूट सीवियर अस्थमा आ जाएगा। एक्यूट सीवियर अस्थमा में जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल के बैकग्राउंड्स पे बना देते होते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा लोगे, एबीजीज करा लोगे, और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट करा दोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर आपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन को 92 से ऊपर रखना होता है। ये बिल्कुल मेडिसिन वाला सारा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले हाई डोज इनहेल्ड सावा दिया नेबुलाइजर की फॉर्म में, और साथ में आपने इप्राट्रोपिन भी दे दिया। सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ओरल प्रेडिनिसोलोन है, आईवी माइनोफाइलिन है, आईवी फ्लूइड्स है, पोटेशियम के सप्लीमेंट दे देंगे, आईवी मैग्नीशियम है, ब्रोंकोडायलेशन का काम करता होता है। एंटीबायोटिक दोगे, लेकिन प्रोफाइलैक्टिक नहीं देते। अगर पेशेंट को रिस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी होती है, क्लियर। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अस्थमा की? अस्थमा के केस में नीमोथोरैक्स, नीमोमीडियस्टिनम आपको देखने को मिल सकता है, और डिलेड मैच्योरेशन एंड स्लोइंग ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ, ये बाकी में अस्थमा की मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशन है।
ऐसी कॉम्प्लिकेशन कहीं नहीं पड़ी। इसके बाद ट्यूबरकुलोस प्लूरल फीवर है, इसमें आपको सबसे पहले आपको टीबी की हिस्ट्री मिलेगी, लाइक किसी को लो ग्रेड फीवर, कफ, वेट लॉस 1 महीने से ज़्यादा का है और प्लूरल फीवर है तो आपको स्टोनी-डोल परकशन नोट देखने को मिलता है। स्टोनी-डोल नहीं, स्टोनी-डल परकशन नोट होता है और यूनिलैटरल एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। ओके, तो ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो जाती है और उसके अलावा स्टोनी-डल परकशन नोट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन टीबी वाली छाप दी है। ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, आरएफटी, एलएफटी है। स्पुटम के अंदर जीएन स्टेनिंग या ओरामन फ्लोरेसेंस करोगे, स्पुटम कल्चर कराओगे, लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम या मिडल ब्रूक एगर है। बाकी इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा लोगे, एपी या लैटरल व्यू है जिसमें आपको यूनिलैटरल हाइल एनलार्जमेंट और कंसोलिडेशन मिल सकती है। लेटेंट टीबी के केस में आप ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा रिलीज टेस्ट करते होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है और सीरोलॉजी करते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आपने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करनी है फॉर प्लूरल फीवर है और इसके अलावा टीबी के ड्रग्स लेनी है। टीबी के ड्रग्स में आपको पता है कि आइसोनियाज़ाड, रिफेम्पिन, एथेम्ब्यूटोल, पिराज़िनामाइड होता है। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आपको देखने को मिलती होती है। सही है, दैट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और इसमें आपको सीएफटीआर जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती होती है। अब इसका ट्रायड होता है रिकरेंट क्रोनिक लंग डिजीज़ है, मैल एब्जॉर्प्शन है और हाई सोडियम क्लोराइड स्वेट में ना सोडियम क्लोराइड का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा विद फेलियर टू थ्राइव। ठीक हो गया, तो क्रोनिक लंग इन्फेक्शन, मैल एब्जॉर्प्शन और स्वेट में सोडियम क्लोराइड का लेवल रफली 60 मिलीमोल से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। कफ होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हेमोप्टाइसिस आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है कैसे पिक किया? देखो रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट के साथ जीआई इन्वॉल्वमेंट भी है। लाइक जीआई इन्वॉल्वमेंट में अगर आपको पेनकिनेटिक इनसफिशिएंसी या मैल एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, ओके, बार-बार रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और क्लबिंग भी हो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। डिफरेंशियल के अंदर निमोनिक है, कैप, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और पर्ट्यूसिस, यानी इसका मतलब है कि आप कफ की और रेस्पिरेटरी ट्रैक के दूसरे डिजीज़ आपने लिख दिया है। अब जो कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, ओके, जो मेन टेस्ट होता है वो जेनेटिक स्टडी होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव सीएफटीआर जीन में म्यूटेशन होती है। डेल एफ 508 यानी डेल का क्या मतलब होता है? डिलीशन होती है। एफ का मतलब है फिनाइलएलनिन की। तो जो फिनाइलएलनिन है 508 पोजीशन पे उसकी डिलीशन देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 7, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता होता है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करा लोगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन लेवल के लेवल कम देखने को मिलेंगे। पल्मोनरी असेसमेंट करा लोगे। ओके, तो पल्मोनरी असेसमेंट के अंदर आप एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पल्मोनरी फंक्शन और कल्चर करा लोगे, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है और ब्लड में आपको पता है सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी है। अब जो मैनेजमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें एक ड्रग नहीं इस्तेमाल करते हुए इवाकैप्टोर। इवाकैप्टोर सीएफटीआर की एक्टिविटी को बढ़ा देती होती है, ये आपने याद कर लेना है। लंग ट्रांसप्लांटेशन है, इसके अलावा बाकी जो होती है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, लाइक चेस्ट की फिजियोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स है, म्यूकोलिटिक्स लाइक अल्फा डोमेस, एसिटाइलसिस्टीन दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर दे सकते होते हैं। क्लियर? इसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसका मैं बता देता हूँ उसको कैसे पिक करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो फीवर है, कफ है और डिस्निया है, ठीक है? पल्स ठीक है, रेस्पिरेटरी आरआर क्या हुआ है? आरआर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्लियर? आरआर इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ओके? 6 मंथ का ना इन्फेंट है, इन्फेंट में आपने 50 तक रखना होता है। लेकिन ये 60 है और नो चेस्ट एंड ड्राइंग है। अब अगर आपको कहने का मतलब है कि टेक्यूपनिया के यानी कफ और टेक्यूपनिया मिल गया है, तो सिंपल डायग्नोस क्या होता है? निमोनिया होता है, इसलिए लिखा हुआ है नो निमोनिया। आई थिंक दिस शुड बी द निमोनिया, ओके? मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि कफ और कफ के साथ टेक्यूपनिया या चेस्ट एंड ड्राइंग इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिल जाए तो आपने इसको निमोनिया लेबल करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, चेस्ट एंड ड्राइंग नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट तो ज़्यादा है। आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन शुड बी द निमोनिया। फिर भी आप चेक कर लेना, मुझे निमोनिया लग रहा है इसका, ठीक है? अब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को आपने लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को आपने 2 में डिवाइड करना होता है, नो निमोनिया, निमोनिया और सीवियर निमोनिया। ये आईएमएनसीआई क्लासिफिकेशन होती है। बाकी कट ऑफ नीचे मिल गया, आप देख लेना कट ऑफ को, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मैनेजमेंट, इसकी इसने नो निमोनिया के हिसाब से लिखी है। आई थिंक दिस शुड बी द निमोनिया, जिसमें आप एंटीबायोटिक 5 डेज़ तक देते हैं, ओरल एमोक्सिलिन देते होते हैं, होम केयर दोगे, थ्रोट सोथिंग एजेंट दे दोगे ताकि कफ रिलीव हो सके और आपने मदर को एडवाइस करना है कि आपने कब वापस आना है जब ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है और फॉलो अप आपने तकरीबन 2 दिन के अंदर करना होता है, क्लियर? अगर ये सीवियर निमोनिया होता है तो आपने एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देनी थी, क्लियर? अच्छा, निमोनिया में फास्ट ब्रीथिंग प्लस चेस्ट एंड ड्राइंग, अब न्यू डब्ल्यूएचओ एआरए क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, फास्ट ब्रीथिंग प्लस चेस्ट एंड ड्राइंग है। अगर ऐसा है तो फिर ये नो निमोनिया हो सकता है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी जगहों से देखा है तो आई डोंट श्योर अबाउट दिस। ओके, वेरी सीवियर निमोनिया के अंदर आपको जनरल डेंजर साइन देखने को मिलते हैं, जिसमें लेथार्जी, स्ट्रोक, स्ट्राइडर, कन्वल्जन, नॉट एबल टू ड्रिंक, ये आ जाएगा। बाकी होम केयर के अंदर बेबी को वार्म रखना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, रिकवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ा देना होता है, सिक्रेशंस को सक करना होता है और डेंजर साइन को देखना होता है, क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ सोर थ्रोट, तो सोर थ्रोट को आपने कितने में डिवाइड कर देना है? आपने 4 में डिवाइड कर देना है। अगर कोई थ्रोट की प्रॉब्लम नहीं है तो ये 4 में दिया हुआ है। इसके साथ वायरल सोर थ्रोट हो सकता है, फिर बैक्टीरियल सोर
सोर थ्रोट है वो बैक्टीरिया की वजह से पास बन सकती है। इसके बाद फॉरेन बॉडी इनहेलेशन है। इसमें क्या होता है कि अचानक ही बच्चे को आपको 3C देखने को मिलते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे में, कफ, चॉकिंग या क्राई देखने को मिलता है। अब लारिंजियल फॉरेन बॉडी है तो हॉर्सनेस होगा, कफ होगा, डिस्निया होगा, एपनिया, हेमोप्टाइसिस, स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। अगर ट्रैकियो ब्रोंकियल है तो आपको निमोनिया के फीचर देखने को मिलेगी और चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन जो फॉरेन बॉडी होती है वो फूड आइटम्स होते हैं। क्लियर। इसके बाद है कि एक्स-रे। अच्छा, यहाँ पे बड़ी हिस्ट्री देगा सवालों की कि स्कूल से आया बच्चा, कोई स्कूल से कोई शॉर्पनर वगैरह खा के आ गया या कुछ और ऐसा कुछ स्कूल वाली हिस्ट्री देगा। अब एक्स-रे के अंदर सबसे पहले आपने एक्स-रे कराना है नेक का और चेस्ट का, एपी या लैटरल व्यू में। ये भी चीज़ करा लेनी है और आपने ब्रोंकोस्कोपी करनी है। डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, इंट्यूबेशन करोगे, ऑक्सीजन दे दोगे, फिर आप फॉरेन बॉडी को रिमूव करोगे। अब फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए हेमलिच मैन्यूवर होता है। दूसरा नीडल क्रिकोथैरोटॉमी होती है। नंबर 3 ब्रोंकोस्कोपी होती है, जो कि मेन यही होती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी से भी आप ठीक कर सकते होते हैं। और अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फॉरेन बॉडी इन एयरवे, जिस वो तमाम कंडीशन जिसमें सडन डिस्नी आपको देखने को मिलता है, वो आपने डिफरेंशियल में रखना होता है, लाइक डिप्थीरिया, क्रूप, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। अदर क्लिनिकल फीचर में आपका हॉर्सनेस हो सकता है। हॉर्सनेस क्यों होगा? लैरिंक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। जब लैरिंक्स इन्वॉल्व होगा तो हॉर्सनेस होती है, डिस्निया होता है। हेमोप्टाइसिस क्यों होगा? ब्रोंकाई की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। साइनोसिस क्यों होगा? लंग्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। व्हीजिंग लोअर एयरवे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन है। हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन में ये है कि केरोसिन ऑयल की इंजेक्शन कर लिया, तो क्या-क्या प्रिकॉशन होता है? इसमें आपने 2 चीज़ें कभी भी नहीं करवानी, कभी भी उल्टी इंड्यूस नहीं करवानी और गैस्ट्रिक लीवाज नहीं करवाना होता। और ये जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, ये डैमेज कर देता है लंग्स को, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा, निमोनाइटिस हो जाएगा और एम्फीसीमा देखने को मिलता होता है। अब इसकी प्रिवेंशन के अंदर क्या है? आपने जो पॉइज़नस मटीरियल है अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखनी है, जो लेफ्ट ओवर मेडिसिन है उसको डिस्कार्ड कर देना है और आपने केमिकल्स को या पॉइज़न्स को स्टोर नहीं करना होता। चाइल्ड प्रूफ कंटेनर आपने इस्तेमाल करने हैं और सुपरवाइज़ करना है, यानी देखना है बच्चे को कहाँ खेल रहे हैं। सारे बच्चों के ऊपर नज़र रखी हुई है और दवाइयों को आपने फेंक देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ विदाउट ऑप्शन। अच्छा, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर कितने लिखे हुए थे एमसीक्यू, दोबारा दिखा देता हूँ। शुरू में लिखा हुआ था कितने एमसीक्यू आने हैं यहाँ से, 1 आना है, सही है। लेकिन अगर आप यहाँ से कीज़ में देखोगे तो हर साल मैं कुछ ज़्यादा आगे चला गया। अच्छा, हर साल तकरीबन 3 रफ़ली 3 तो आ रहे हैं। हाँ, 2019 में 1 आया था, लेकिन 16 में 3 आया, 17 में 4 आया, 22 में 2 सवाल आया, 2 एमसीक्यू आया। तो आपने इसको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, हर एक को बराबर वेटेज दे देनी है, क्योंकि यूएचएस 2 उसको फ़ॉलो नहीं कर रहा। 3 ईयर ओल्ड बॉय जिसको फ़ीवर है, कफ है, वो ब्रेथलेसनेस है फॉर 3 डेज़, ओके, सही है। और एक्स-रे चेस्ट के अंदर आपको मिल रहा है कि कंसोलिडेशन है राइट अपर लोब की, तो मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज़्म क्या होगा? लोबान निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। अगर आप एज को भी देखोगे, एज वाइज़ भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है। एक पेशेंट एस्थमेटिक है फॉर 5 इयर्स। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिजीज़ सिवियरिटी, डिजीज़ की सिवियरिटी को देखने के लिए जो बेस्ट पैरामीटर होता है, देखो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट तो किसी काम का नहीं होता, सही है। तो आप आईजी लेवल्स और इसके अलावा आप क्या मॉनिटर कर लोगे? आईजी के अलावा एफईवी1 को भी देखते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाती है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में पेशेंट आया, हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर है, स्ट्राइडर है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और एक्सेसिव ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा है, सिक लुकिंग है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, ओके, सही है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसके बाद 2 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको डायरिया 1 ईयर ऑफ पे था जब से वीनिंग स्टार्ट हुई थी, क्लबिंग भी है, डायरिया क्लबिंग है। अच्छा, वैसे वीनिंग के बाद जो डायरिया होता है वो सीलिक डिजीज़ को इंडिकेट करता है और क्लबिंग भी आपको सीलिक डिजीज़ इंडिकेट करती है। ओके, सही है। अब योर फर्स्ट क्लिनिकल सस्पिशन वुड बी, इसने लिखा हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसे प्रेज़ेंट करता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में वैसे क्लबिंग होती है, लेकिन सीलिक डिजीज़ में भी क्लबिंग होती है। जब वीनिंग स्टार्ट होती है तब से डायरिया हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी द सीलिक डिजीज़ एज़ कंपेयर्ड टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। आई डोंट थिंक सो, लेकिन इसने लिखा है कि क्लबिंग ऑफ फिंगर इज़ नॉट अ टिपिकल फाइंडिंग इन सीलिक डिजीज़। अगर टिपिकल नहीं है तो फिर एटिपिकल होगी। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम निमोनिया जिसको रैपिड डिटोरिएशन ऑफ कंडीशन है, उसको न्यूमैटोसील है। न्यूमैटोसील स्टाफ ऑरियस की वजह से देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 1 डे, ओके, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो रही है और हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्लू है, गैस्पिंग है और अनरिस्पॉन्सिव है। सबसे पहले आपने क्या करनी है? ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया इन 2 ईयर ओल्ड, तो जो मैंने बताया था कि न्यूनेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है, 6 साल तक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही, उसके बाद आपको माइकोप्लाज्मा, वैसे उसके बाद भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, साबा देते हैं। एनी डेंजर साइन लाइक फीडिंग छोड़ गया है, कन्वलियन है, ज़्यादा सो रहा है, उठ नहीं पा रहा, व्हीजिंग है, फीवर है, लो बॉडी टेम्परेचर है, स्ट्राइडर है काम चिल्ड्रन में, तो ये सीवियर निमोनिया होता है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर में CO2 ज़्यादा हो जाती है। कोरिलेशन ऑफ अस्थमा, अस्थमा कोरिलेट होता है उर्टिकेरिया, एक्जिमा, हाइव्स के साथ, क्योंकि ये भी एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा तो नेबुलाइजेशन करनी है साल्ब्यूटामोल के साथ। निमोनिया न्यूनेट तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एकोलैक्टाई की वजह से होता है। ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर फीडिंग है तो ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला है। रेक्टल प्रोलैप्स और क्लबिंग ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है। कॉजेटिव
एजेंट ऑफ न्यूमैटोसील स्टाफोरियस होता है। मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट ड्यू टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक हो गया। कार्डिक अरेस्ट के लिए आपने न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम का फॉलो करना होता है, लेकिन ये तो न्यूनेट नहीं है, पीडियाट्रिक रिससिटेशन होगा। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, के बच्चा एक गार्डन में खेल रहा था, उसको पोलन की एलर्जी है, वीजिंग होना शुरू हो गया, तो आपने निबुलाइजेशन करनी है साल्ब्यूटामोल के साथ। कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमैटोसील स्टाफोरियस आ जाएगा। कफ विद रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी, तो निमोनिया है, ओके। लेकिन अगर आप फीवर देखोगे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बायलैटरल वीज है, वीज तो आपको निमोनिया में देखने को नहीं मिलती, तो ये ब्रोंकियोलाइटिस है। ऑडिबल हार्श साउंड, तो नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है, उसको स्टार्टर कहते हैं। बाउट्स ऑफ कफ है और बार्किंग कफ है। बार्किंग कफ इंस्पायरेटरी स्टार्टर, ये आपको क्रूप में देखने को मिलता है। बार्किंग कफ इंस्पायरेटरी स्टार्टर क्रूप में होता है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। केरोसिन ऑयल के इंजेक्शन में आपने एबीसी को मेंटेन करना होता है। एमएसएस और गैस्ट्रिक रिवाज कभी भी नहीं करना। डायग्नोसिस ऑफ हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज, एक्सरे एयर ब्रोंकोग्राम कराओगे, वाइट आउट लंग या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगी, क्लियर। इसके बाद ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है, लेकिन आफ्टर फीडिंग है तो ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला है। रेस आईजी लेवल एस्थमा में होता है। बार्किंग कफ है इंस्पायरेटरी स्टार्टर है। नेक एक्सरे में आपको क्या मिल रहा है, स्टीपल साइन देखने को मिल रहा है, तो एक ग्रुप होता है, सबग्लोटिक नैरोइंग होती है एक्सरे के अंदर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमैटोसील स्टाफोरियस होता है निमोनिया न्यूनेट्स, ओके। मेनिंजाइटिस, निमोनिया और सेप्सिस तीनों स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई की वजह से होती है न्यूनेट पे। ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा तो न्यूबलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा विद टॉक्सिक लुक, तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है, जबकि ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला में सलाइवा की ड्रूलिंग होती है आफ्टर फीडिंग।